आखिर क्यों भारत शेख हसीना को पनाह दिए हुए है? आखिर क्यों भारत शेख हसीना को बचा रहा है? आखिर क्यों भारत शेख हसीना पर इतनी मेहरबान है? क्या यही वो वजह है जिसकी वजह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल है? क्या चाइना है? क्या पाकिस्तान है? या वेस्टर्न कंट्रीज इसके पीछे हैं जो बांग्लादेश पर दबाव डाल रहे हैं कि हिंदुस्तान को प्रेशराइज करो कि वो शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दे? हर एक पॉइंट पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कहानी कहां से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब शेख हसीना को भारत पनाह देता है। और शेख हसीना को भारत तब पनाह देता है जब शेख हसीना पे मृत्यु का खतरा मंडराता है बांग्लादेश में, जब बांग्लादेश की आवाम भड़क जाती है शेख हसीना के ऊपर। और कहानी इस विद्रोह की शुरू होती है 1971 से। 1971 में आपको पता है 1971 में बांग्लादेश ने जन्म लिया था, एक नवजात शिशु ने जन्म लिया था। और जिस जन्म में भारत ने साथ दिया था बांग्लादेश का, वहां पे एक पार्टी थी, अवामी लीग पार्टी। अवामी लीग पार्टी याद रखिएगा, अवामी लीग पार्टी थी। ठीक है बच्चों, अवामी लीग पार्टी थी। इस अवामी लीग पार्टी ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था बांग्लादेश बनाने में, और जिसके लीडर थे मुजबिर रहमान सर। इसके लीडर थे मुजबिर रहमान। ठीक है बच्चों, याद रखना, मुजबिर रहमान जिसके लीडर थे। ठीक है बच्चों, और मुजबिर रहमान ही हैं जिन्हें हम लोग बांग्लादेश के जनक के रूप में जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी को हम लोग पूजते हैं, बांग्लादेश में मुजबिर रहमान को पूजा जाता है, क्योंकि मुजबिर रहमान ने ही बांग्लादेश बनाया था। और कहा जाता है इन्हीं के आंदोलन की वजह से आज बांग्लादेश बन पाया। लेकिन इस बांग्लादेश के बनने की प्रक्रिया में भारत ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत ने भी बांग्लादेश का साथ दिया था, और तकरीबन हमारे 3,900 प्लस सैनिक शहीद हो गए थे। ये बांग्लादेश के बनने की कहानी है। लेकिन जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो बांग्लादेश में एक रिजर्वेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। यह रिजर्वेशन उन लोगों को दिया जा रहा था जिन्होंने इस आंदोलन में, यानी बांग्लादेश के बनने के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्हें रिजर्वेशन दिया 30% का, और छोटे मोटे रिजर्वेशन मिला जुला के हो गए थे 26%। यानी कि सरकारी नौकरियों में, सरकारी दफ्तरों में, सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी इंस्टीट्यूशंस में बांग्लादेश वासियों के 56% का योगदान, 56% का रिजर्वेशन था। और ये 56% उन लोगों के लिए था जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कहां पे? बांग्लादेश के बनने वाली आंदोलनों में। अब यहां पे सवाल यह उठता है कि ये रिजर्वेशन कैसे डिसाइड करेंगे, कि उन लोगों ने वास्तव में पार्टिसिपेट किया था कि नहीं किया था बांग्लादेश के आंदोलन में, वास्तव में उन्होंने ये युद्ध लड़ा था कि नहीं लड़ा था। क्योंकि देखिए, दादाजी है, दादाजी को मिल रहा है क्योंकि दादाजी ने हिस्सा लिया था, समझ में आ रहा है। उनका बेटा 2-2 3-3 पीढ़ी तक ये रिजर्वेशन चल रहा है, ये जो कि नहीं चलना चाहिए, ऐसा बांग्लादेश की आवाम का मानना था। क्योंकि 30% रिजर्वेशन मिल रहा है यार, 30% रिजर्वेशन। दादाजी लड़े थे, उसके बाद उनके बेटे को रिजर्वेशन मिला, उसके बाद इस जनरेशन, 3-3 जनरेशन तक रिजर्वेशन, चौथी जनरेशन तो अभी आई नहीं, वरना उसको भी रिजर्वेशन मिलता। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पिटीशंस डाले सरकार के खिलाफ, कोशिशें की कि इस फैसले को बदला जाए, इस रिजर्वेशन वाले प्रोसेस को रद्द किया जाए। रद्द हुआ भी, नो डाउट। और शेख हसीना की सरकार चल रही थी, उस वक्त में। ठीक है, रद्द किया भी गया। शेख हसीना ने बोला कि सही बात है भाई, ठीक है, ये रिजर्वेशन को कैंसिल किया जाए। लेकिन इस रिजर्वेशन के कैंसिलेशन के खिलाफ बहुत सारे ऐसे बांग्लादेश वासी थे जिन्होंने पेटिशंस डाले, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि नहीं, ये रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगा, सरकार का गलत फैसला है, इस रिजर्वेशन को दोबारा कंटिन्यू करो। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आवाम मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है भाई, सबसे ऊपर है, उसकी बात माननी पड़ेगी। अब सवाल यह आता है कि सर, शेख हसीना ने तो रिजर्वेशन हटा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इसको लागू करवाया है, तो लोग शेख हसीना पे क्यों भड़के? लोग शेख हसीना पे इसलिए भड़के क्योंकि लोगों को यह जानना था कि शेख हसीना आखिर चुप क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दिया, आपके इतने बड़े फैसले को रद्द कर दिया, शेख हसीना आखिर चुप क्यों है? क्या शेख हसीना सुप्रीम कोर्ट के साथ है? क्या शेख हसीना के कहने पर ही सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे डिसीजंस दिए हैं?
अगर शेख हसीना के कहने पे सुप्रीम कोर्ट ने सारे डिसीजन नहीं दिए हैं तो शेख हसीना चुप क्यों है, शेख हसीना खामोश क्यों है, सवाल उठता है। और ये लोगों का गुस्सा तब ज्यादा भड़क जाता है जब शेख हसीना एक बयान देती हैं। शेख हसीना सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सपोर्ट करते हुए कहती हैं कि अगर अवामी लीग के लोगों को या फिर ये आंदोलन में शहीद हुए लोगों के परिवारों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो क्या रजाकरों को रिजर्वेशन मिलेगा? रजाकर उन लोगों को कहा जाता है जो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश बने। रजाकर उन लोगों को कहा जाता है जो कि अवामी लीग के खिलाफ खड़े थे बांग्लादेश बनने की प्रक्रिया में। तो यह बयान साबित कर देता है कि हां, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में रजामंदी थी शेख हसीना की। अब लोग सड़कों पर उतर आते हैं। साल 2024 पिछले साल का दौर है, मई जून वाला महीना चल रहा है, धीरे धीरे आग भड़कती रहती है, सड़कों पे प्रोटेस्ट होने लग जाते हैं। और अब ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि शेख हसीना को अब एक तानाशाह के रूप में देखा जाने लग गया। शेख हसीना ने कह दिया मतलब कह दिया, बात खत्म। ये वाली पॉइंट आ चुकी थी। अब शेख हसीना को गद्दी से उतारना था क्योंकि उनपे बहुत सारे ऐसे इल्जाम लग चुके थे जो कि साफ करप्शन को दिखा रहे हैं, और रिजर्वेशन के खिलाफ तो खैर लोग भड़के ही थे। अब शेख हसीना ने एक ऑर्डर दिया पुलिस को, शेख हसीना ने एक ऑर्डर दिया जितनी भी फोर्सेस थी कि कुछ भी करो, इस आंदोलन को हटाओ, यहां से कुछ भी करो, ये विद्यार्थी लोग जो रोड पे बैठ के आंदोलन कर रहे हैं इनको मारो पीटो, कुछ भी करो, हटाओ। अब पुलिस ने बल का प्रयोग किया, आंसू गैस छोड़े, बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए जिससे कि लोगों को चोटें भी आई। अब देखते ही देखते आंदोलन इतना उग्र हो गया कि तकरीबन 1400 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी शामिल थे, शायद आप लोगों को याद होगा। अब ये देख के भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई, ऐसे कैसे तानाशाही हो रही है। अब ये लोगों ने जाकर के पथराव शुरू कर दिए, नेताओं के घर जलाने शुरू कर दिए, और शेख हसीना के घर पे भी हमला बोल दिया। शेख हसीना ने भाग करके शेल्टर ले ली, कहां पे? हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में आके अभी तक वो हिंदुस्तान में ही है, हमारी सरकार के शरण में, याद रखेगा। और यही मुद्दा है, ठीक है। और अभी पूरा जो मुद्दा है, जो बांग्लादेश में फिर से कुछ कहानी शुरू हो चुकी है, हिंदुओं पे अत्याचार किए जा रहे हैं, वहां पर भी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो चुकी है। लोगों का यह मानना है कि भारत शेख हसीना को वापस नहीं कर रहा है बांग्लादेश को, इस वजह से वहां पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, ठीक है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। क्योंकि अगर हम लोग इस तरीके से प्रेशराइज करेंगे, हिंदुओं पर अत्याचार करेंगे, तो भारत शेख हसीना को वापस करेगा, और शेख हसीना को हम लोग फांसी की सजा सुना ही चुके हैं, शेख हसीना को हम लोग मौत के घाट उतार देंगे, तो अवामी लीग जो पार्टी है वो खत्म ही हो जाएगी। कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं। लेकिन असली मुद्दा क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बच्चों। यहां तक तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं किस तरीके से शेख हसीना यहां पे भारत में आती है, किस तरीके से उनको शेल्टर दिया जाता है, टेम्पररी शेल्टर दिया जाता है, किस तरीके से उनको अभी संभाल कर रखा है हमारे भारत ने। और भारत ने बोला कि देखो सर, ऐसा है, हम इंसानियत के तौर पे यहां पे हम लोग ह्यूमैनिटेरियन के तौर पे शेख हसीना को अपने देश में पनाह दे रहे हैं, हमारा बांग्लादेश के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है। ये पूरा का पूरा यहां पे मुद्दा कहा है हमारे देश के द्वारा। और क्या कहा गया है, हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, ह्यूमैनिटेरियन यानी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और लीगल सेफगार्ड हम वापस जरूर करेंगे शेख हसीना को, लेकिन लीगल सेफगार्ड के जरिए करेंगे, यानी कि कानूनी जो प्रोसेस होता है ना, कानूनी जो आपका स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करने के बाद हम वापस जरूर करेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी के जरिए, यानी कि एक डिप्लोमेसी के जरिए हम लोग रणनीति बनाएंगे, उसके जरिए हम आप लोगों को वापस कर देंगे। भारत ने वापस करने से मना नहीं किया, शेख हसीना को वापस करने के लिए बोल रहा है भारत, लेकिन भारत अपना लूप होल भी खोज रहा है कि नहीं, मैं वापस नहीं करना चाहता। भारत देखो, ना हाँ बोल रहा है शेख हसीना को वापस करने में, ना बोल रहा है, बोल रहा है वापस करूंगा, लेकिन ये सारे प्रोसेस करने के बाद, कानूनी प्रोसेस करने के बाद। तो क्या है ये कानूनी प्रोसेस, और क्या है ये सारे मुद्दे, और क्या है ये स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी, यानी क्या क्या किया जा रहा है स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी में, चलिए देखते हैं आगे, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पे बांग्लादेश की जो शेख हसीना, उनको शेल्टर दिया गया, मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को बता चुका हूं। अब बांग्लादेश ने क्या कहा है
कि भैया हमें वापस कर दो। वापस कर दो को एक शब्द दिया गया है एक्स्ट्राडिशन, 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 एक्स्ट्राडिशन। इसका मतलब क्या होता है? अनुरोध करना कि हमारी जो एक नेता है आपके पास जिसपे देशद्रोह का इल्जाम लगा है, आप उस नेता को हमको वापस कर दो, सौंप दो। ठीक है, वापस कर दो, सौंप दो। ये एक अनुरोध है, ये एक रिक्वेस्ट है, ये एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है। क्या करने के लिए? जो नेता को आप रखे हुए हो, जो दोषी नेता है, जिस पे क्रिमिनल होने का चार्ज लगा है, ठीक है, उस नेता को आप वापस कर दो हमें। ठीक है, उस नेता को वापस कर दो हमें। क्लियर पॉइंट? वापस कर दो, एक अनुरोध है। ठीक है, वापसी का अनुरोध है। ठीक है, वापसी का अनुरोध है। ये किया गया है किसके द्वारा? भारत के द्वारा। ठीक है, सॉरी, बांग्लादेश के द्वारा। अब क्यों किया गया है? क्योंकि अभी पिछले ही महीने की बात है। ठीक है, नवंबर 2025 में, अभी दिसंबर चल रहा है, नवंबर 2025 में शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी गई है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो कोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल, क्राइम ट्रिब्यूनल है, क्रिमिनल ट्रिब्यूनल, बोथ आर सेम थिंग। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल, ठीक है, आईसीटी ने, बांग्लादेश की ही एक कोर्ट है, उसने सजा सुनाई शेख हसीना को। बोला कि भैया आपको मौत की सजा दी जा रही है, और भारत को बोला कि भैया मौत की सजा हमने जिसको दिया है वो आपके पास है, आप उसको वापस भेज दो। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन। अभी भारत ने बोला है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता आप लोगों को। क्यों? क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज आ जाते हैं, कानून आ जाते हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। ठीक है, उसके बाद सर याद करो, बांग्लादेश आपके साथ मैंने एक समझौता किया था, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। ठीक है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, ये भी मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं आपको शेख हसीना को वापस करूं। उसके बाद सर आप हमारा जो बांग्लादेश के साथ हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है ना, वो भी देखते हो, मुझे लग रहा है कि नहीं यार, हमें शेख हसीना को बचा लेना चाहिए, या शेख हसीना को हमें एक कानूनी तरीके से डील करना चाहिए। शेख हसीना के मुद्दे को पहले हमको स्टडी करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, उसके हिसाब से हम आपको सौंपना चाहिए। सर ये सारी की सारी चीजें हम पहले करेंगे, हम एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे लॉ में, डिप्लोमेसी में, और भारत और जो बांग्लादेश है, ये जो रीजन है, इस रीजन में स्टेबिलिटी लाने की पूरी कोशिश करेंगे सर। ठीक है, तब हम शेख हसीना को वापस करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, इंटरनेशनल लॉ में क्या क्या दिया गया है, और क्या है ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी प्रोविजंस, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, सबके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, जैसे ही शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई, भारत के पास एक फरमान आ जाता है, एक रिक्वेस्ट आ जाती है। फरमान तो ऑर्डर होता है, एक रिक्वेस्ट आ जाती है। ठीक है, रिक्वेस्ट कि भाई आप हमको वापस कर दो, आप हमको वापस कर दो। एक डिप्लोमेटिक नोट आ जाता है, एक चिट्ठी आ जाती है कि आप शेख हसीना को हमको वापस कर दो, क्योंकि शेख हसीना को क्या दिया गया है? मौत की सजा सुनाई गई है। ठीक है, डेथ सेंटेंस सुनाई गई है। किसने सुनाया है? इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, बांग्लादेश की ही खुद का एक कोर्ट है, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब इंडिया ने क्या बोला है? इंडिया ने क्या बोला है? ठीक है सर, मैं वापस कर दूंगा, नो डाउट। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन 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 भैया, हमारे देश के भी तो कुछ कानूनी प्रोसेस है, हमारे देश के भी तो कुछ लीगल प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम लीगल प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि क्या क्या लीगल प्रोसेस है, उसको हम पहले फॉलो करेंगे, तब आपको देंगे। ठीक है, जो भी सर मैं डिसीजन लूंगा शेख हसीना से रिलेटेड, भारत बोल रहा है बांग्लादेश को, सर जो भी डिसीजन मैं शेख हसीना से रिलेटेड लूंगा, वो उन सारे समझौतों को मद्देनजर रखते हुए लूंगा जो कि बांग्लादेश के साथ हमारे हुए हैं। बांग्लादेश के साथ दो समझौते हुए थे हमारे, 2013 में, 2016 में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, एक्स्ट्राडिशन, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बोलते हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का? देखिए, ये जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, ये जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है 13 और 16 में किया गया था, इसलिए क्योंकि देखिए बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत पतला सा और छोटा सा है, तो बांग्लादेशी क्राइम करके भारत में, भारत वाले क्राइम करके बांग्लादेश में, तो ऐसे अपराधों का आना जाना लगा रहता था। तो इन दोनों ने बोला कि भैया जो भी अपराधी भारत के भाग के बांग्लादेश जाएंगे, बांग्लादेश तुम मुझे सौंप देना। ठीक है, बांग्लादेश देश ने बोला भारत तुम मुझे सौंप देना। तो ऐसे दोनों में एक समझौता हुआ था, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, एक्स्ट्राडिशन समझौता, यानी कि संधि। ठीक है बच्चों, ये हुआ था। अब भारत बोल रहा मैं इसका पालन करते हुए शेख हसीना को वापस करूंगा। ठीक है, पालन करते हुए शेख हसीना को वापस करूंगा।
अब इसमें कुछ प्रोविजंस भी है जो अलाउ करते हैं कि शेख हसीना भारत में ही रहे। मैं आगे आपको बताऊंगा। भारत ने क्या बोला कि इस जो 2013 और 16 में जो ट्रीटी हुई है समझौता, इसका पालन करते हुए मैं आप लोगों को क्या करूंगा सर, वापस कर दूंगा शेख हसीना को, ऐसा बोला जा रहा है। यानी कि समझौते के हिसाब से, ट्रीटी के हिसाब से, कानून के हिसाब से मैं वापस कर दूंगा। और दूसरा सर एक और बात, घूम फिर के आपको मानना पड़ेगा ये बात, ठीक है तो ये अल्टीमेटली पॉलिटिकल डिसीजन ही, यानी कि पावर में जो सरकार है उसने ये फैसला लिया है सर, ठीक है। बेशक फैसला सुना है सुप्रीम कोर्ट ने, है नॉट सुप्रीम कोर्ट ने, बेशक फैसला सुना है इस ट्रिब्यूनल ने, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने, जो कि आप ही की अदालत है और कोई स्पेशल अदालत है, कोई सुप्रीम कोर्ट थोड़ी है, उसने थोड़ी सुनाया है, ठीक है तो पॉलिटिकल डिसीजन ही सर, ये लीगल नहीं है। तो पहले मैं सब कुछ एग्जामिन कर लूं, देख लूं, सोच लूं, परख लूं, तब मैं आपको वापस कर दूंगा। यानी कि भारत ने शेख हसीना के मामले में, ठीक है, ना कहा है, ना भी नहीं कहा, ना भी नहीं और हां भी नहीं, ना भी नहीं, हां भी नहीं, ठीक है, ना भी नहीं कहा, हां भी नहीं कहा, बोला कि ठीक है भैया मैं आपको भेज दूंगा। अब यहां पे बांग्लादेश परेशान है, अब यहां पे बांग्लादेश परेशान है, ठीक है, याद रखना बांग्लादेश परेशान है। अब सवाल यह आता है कि बांग्लादेश परेशान क्यों है, क्यों इतना ज्यादा शेख हसीना को मौत पे के घाट उतारना चाहता है, ऐसी क्या वजह है, थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ आना चाहूंगा, ठीक है। देखिए यहां पे बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है बच्चों, बांग्लादेश, बांग्लादेश, और यहां से मैं ले लेता हूं भाई साहब को, ठीक है, एक चाइना भाई साहब है हमारे, इधर से ले लेता हूं मैं एक पाकिस्तान को, पाकिस्तान भाई साहब है, मैप पे नहीं जाना, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इधर से पूरा वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि भारत के खिलाफ भी हैं, ठीक है, और अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सारे भारत के खिलाफ भी हैं, नो डाउट, ठीक है, बांग्लादेश, और ये रहा हमारा प्यारा भारत जो बिल्कुल चिपका हुआ है, किससे चिपका हुआ है, ठीक है, यूं कह लीजिए कि यही एक बाउंड्री है भारत और बांग्लादेश की, एक बाउंड्री, कॉमन बाउंड्री है, ठीक है, याद रखना। अभी बांग्लादेश में क्या होने वाले, इलेक्शन, ठीक है, कब होने वाले भाई साहब इलेक्शन, तो इलेक्शन होने वाला यहाँ पे फरवरी में, ठीक है, 2026 में। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्यों क्यों यहां पे प्रेशराइज किया जा रहा है कि शेख हसीना को वापस बुलाओ। देखिए अब चाइना प्रेशर डाल रहा है किस पे, बांग्लादेश पे, शेख हसीना को वापस बुलाओ। वेस्टर्न कंट्रीज डाल रही है प्रेशर बांग्लादेश, शेख हसीना को वापस बुलाओ। पाकिस्तान भी साथ में, शेख हसीना को वापस बुलाओ। सब प्रेशर डाल रहे हैं बांग्लादेश पे, और क्यों, क्योंकि इलेक्शन है बांग्लादेश में फरवरी 2006 में। अब इस इलेक्शन में कितने लोग, दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब पार्टिसिपेट तो बहुत लोग करेंगे, दो पार्टियां सबसे बड़ी है, ठीक वैसे जैसे कि भारत में एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ बीजेपी है। दो पार्टियों में एक तो होगी आवामी लीग, याद रखना, एक तो होगी आवामी लीग, ठीक है बच्चों, एक हो गई आवामी लीग, और दूसरी जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है, बीएनपी, बीएनपी, याद रखना। अब आवामी पार्टी किसकी है, शेख हसीना की है, ठीक है, शेख हसीना की है, और बीएनपी किसकी पार्टी है, तो तारिक रहमान की है, किसकी, तारिक रहमान की है, तारिक रहमान की है, जो अपने देश में 17 साल के बाद लौटे हैं। अब ये दोनों ही भारत के अच्छे मित्र हैं, यानी कि जब भी ये लोग पॉलिटिक्स में रहे हैं तो उन्होंने भारत के साथ बहुत अच्छी दोस्ती की है। तारिक रहमान के भी अच्छे रिलेशन है भारत के साथ, और शेख हसीना के तो खैर बहुत ही अच्छे रिलेशन है। इनके राज में हमने मिलिट्री एक्सरसाइज भी शुरू करवाई भारत और बांग्लादेश के बीच में, ट्रेन भी शुरू करवाई, ठीक है, और बहुत सारे मैत्री नाम की ट्रेन जाती तो है भारत और बांग्लादेश के बीच में, बंगोसागर मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू करवाई। यानी इन लोगों के राज में मतलब अच्छा रिलेशन रहा है भारत का और बांग्लादेश का। अब देखिए यही दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी, सबसे बड़ी, और अगर फरवरी में इलेक्शन होता है तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा, और अगर इन दोनों में से कोई एक आ गया तो फिर से भारत और बांग्लादेश के रिलेशन बहुत ही मधुर, अच्छे और बेहतरीन हो जाएंगे। और भारत जो कि एक उभरता हुआ राष्ट्र है, नॉट उभरता हुआ राष्ट्र, एक सुपर राष्ट्र है उभरता हुआ, सुपर शक्ति है उभरता हुआ, तो उसको रोकने की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो ये इलेक्शन ही नहीं होने देना चाहते, कौन, चाइना, कौन, वेस्टर्न कंट्रीज, इसमें अमेरिका सबसे ऊपर है, कौन, पाकिस्तान। अगर फरवरी में इलेक्शन ही नहीं होगा तो इन दोनों में से कोई जीतेगा ही नहीं, तो कौन रहेगा,
कौन रहेगा? तो मोहम्मद यूनुस जो अभी है, कौन रहेगा सरकार में? मोहम्मद यूनुस साहब रहेंगे। और ये कौन है? ठीक है, तलवे चाटते हैं ये किसके? चाइना के, किसके? वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर अमेरिका के। ठीक है, और आजकल तो इनके इन जनाब के पिताजी के साथ भी अच्छे संबंध बन गए हैं। ठीक है, और इन्होंने दादाजी के साथ संबंध खराब कर लिए हैं। ठीक है, आप इस बात को समझिए। अगर इलेक्शन ही नहीं होंगे तो पावर में यूनुस मोहम्मद बने रहेंगे और ये बांग्लादेश को सौंप देंगे किसको? वेस्टर्न कंट्रीज को, चाइना को और पाकिस्तान को। लेकिन अगर ये दोनों आ गए तो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, और यही नहीं चाहते ये लोग, समझिए। तो ये जो हो रहा है अभी बांग्लादेश में, ये जो बांग्लादेश में अभी हो रहा है, ठीक है, इसका मुद्दा कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। इसका मुद्दा ये कि इतना ज्यादा डिस्टरबेंस कर दो बांग्लादेश में, इतना ज्यादा, ठीक है, हिंदुओं को मारो, बांग्लादेशी हिंदुओं को काटो, मारो, आतंक फैलाओ, कि भारत मजबूर हो जाए शेख हसीना को वापस करने के लिए। अब भारत मजबूर हो जाएगा शेख हसीना को वापस करने के लिए, तो शेख हसीना को फांसी की सजा हो ही चुकी है। शेख हसीना गई मतलब अवामी लीग गई, समझिए इस बात को। ठीक है, बच गए तारिक रहमान साहब। ठीक है, तो तारिक रहमान साहब का भी कुछ ना कुछ कर ही दिया जाएगा, है ना, समझिए इस बात को। तो यहां पे ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, तो अभी शेख हसीना को बुलाने के लिए जो भेजा गया है कि एक्स्ट्राडिशन, के भैया भारत सर, ठीक है, दादाजी दे दो ना अम्मा को वापस हमारी, कहां रखे हुए हो मोदी जी हैं। तो यहां पे क्या है, भारत ने बोला दे देंगे, बोला ना दे देंगे, बोला ना दे देंगे, लेकिन दो चीजों का पालन करते हुए देंगे। एक इंटरनेशनल लॉ, एक इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स, एक तो हम इसका पालन करते हुए देंगे भाई साहब। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स, एक तो सर इसका हम लोग पालन करते हुए आपको देंगे, याद रखना। ठीक है, ह्यूमन राइट्स जो कि इंटरनेशनल लॉ है। ठीक है, उसके बाद सर दूसरा पालन करेंगे जो 2013-2016 में हमारे बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुआ था। ठीक है, कौन सा ट्रीटी हुआ था? एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। इन दो चीजों का पालन करते हुए मैं आपको वापस कर दूंगा सर, टेंशन रखो, वापस कर दूंगा सर। कब? और 2013 और 2016 में ट्रीटी हुई थी, इसके जरिए मैं वापस कर दूंगा आपको, आप घबराइए मत। लेकिन ये दोनों कानूनों को मैं पालन करूंगा पहले, जिसमें सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनेशनल कानून क्या है। इंटरनेशनल कानून क्या है? इंटरनेशनल कानून यह कहता है कि हां, आप अपराधियों को एक्सचेंज कर सकते हो। किसी देश का अपराधी आपके देश में, आपका अपराधी इस देश में, आप वापस एक्सचेंज कर सकते हो। परंतु, किंतु, लेकिन, बंधु, एक टर्म आती है नॉन रिफॉलमेंट। ठीक है, क्या? नॉन रिफॉलमेंट, नॉन रिफॉलमेंट। इसमें दो आर्टिकल महत्वपूर्ण है। एक आर्टिकल 6 जिसमें साफ लिखा हुआ है नॉन रिफॉलमेंट, आर्टिकल 6 क्या कह रहा है? और आर्टिकल 6 किस चीज का है? आर्टिकल 6 किसका है? ICCPR, एक इंटरनेशनल कानून है, क्या नाम है उसका? ICCPR। ठीक है बच्चों, कलर चेंज कर लेते हैं, आपको डिफरेंशिएशन में आसानी हो जाएगी। क्या है ये? ICCPR, क्लियर पॉइंट, ICCPR। ICCPR का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट, क्लियर पॉइंट, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ICCR, ये एक अंतरराष्ट्रीय कानून है। इसके आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है राइट टू लाइफ। आर्टिकल 6 किसका? ICCPR, इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इसका 6 आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 6, कि आप वापस करो, आप वापस करो, नो डाउट, ठीक है, लेकिन अगर उस इंसान की जान को खतरा है दूसरे देश में तो वापस मत करो। समझिए इस बात को। अब शेख हसीना को वापस तो किया जा सकता है, नो डाउट, कानून कहता वापस करना पड़ेगा, लेकिन कानून यह भी तो कहता है, ठीक है, ICCPR के आर्टिकल 6 के तहत, कि अगर शेख हसीना की जान को खतरा है तो बांग्लादेश भेजने से आप मना कर सकते हो। तो भारत यही बोल रहा है कि यार देखो, कानून तो यही कह रहा भाई, है ना, शेख हसीना को आपने मौत की सजा सुना दी, हम भेजेंगे, तुम लटका दोगे? नहीं। तो सर ये आर्टिकल 6 जो है इंटरनेशनल लॉ का, ये हमको अलाउ नहीं करता कि शेख हसीना को हम वापस करें। दूसरा पॉइंट ये आता है सर, आर्टिकल 7, ये चलिए मौत की सजा तो छोड़िए, ये मौत की सजा तो छोड़िए, अगर किसी इंसान को आपके देश में टॉर्चर किया जाएगा, क्रुएलिटी होगी उस इंसान के के साथ आपके देश में, या फिर उसके साथ कोई अमानवीय व्यवहार होगा, हम तब भी आपको नहीं सौंप सकते सर। लेकिन शेख हसीना का तो खतरा आपको पता ही है सर, है ना, जिस तरीके से आप लोगों ने फैसला सुना दिया है, आप तो उनको लटका दोगे ना सर, हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो सर ये तो इंटरनेशनल हो गया भाई साहब,
ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे आपको क्या याद रखना है बच्चों? इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, याद रखना, ठीक है। क्या? ICCPR, 4-5 बार रिपीट करो, ठीक है। ICCPR, 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 इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, आपको याद हो जाना चाहिए। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है? राइट टू लाइफ। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है? वो इंसान को बचाओ, ठीक है। बचाओ किस चीज से बचाओ? उस इंसान का इनह्यूमेन एक्टिविटी हो रहा है तो उससे बताओ, उसके खिलाफ क्रूएलिटी हो रही है तो उसको बचाओ, उसके खिलाफ बचाओ, टॉर्चर किया जाएगा उस देश में तो उसको बचाओ। और आप मना कर सकते हो इन सारे ग्राउंड पे कि हम तो ना भेज रहे भाई साहब आपकी शेख हसीना जी को, ठीक है। तो भारत यहां पे पीछे हट रहा है, ठीक है। मतलब डायरेक्टली नहीं बोल रहा, लेकिन ये सारी चीजें अभी भारत कर रहा है। अब देखते हैं भारत क्यों 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 बचाना चाह रहा है शेख हसीना, ठीक है। देखिए, भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे हैं शेख हसीना के, बहुत ही अच्छे हैं भाई साहब, ठीक है। क्योंकि भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाता है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक रीजन में भैया बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बांग्लादेश का, और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का भी, तो दोनों अगर हाथ मिलाकर चल रहे हैं तो मजबूती है। भारत सार्क का भी मेंबर है और बांग्लादेश सार्क का भी मेंबर है। दोनों देश बिम्स्टेक में भी हैं, दोनों देश BBIN में भी हैं, दोनों देश IORA में भी हैं, ठीक है। दोनों देश इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में है, तो दोनों देश इंपॉर्टेंट पद संभाले हुए हैं भाई साहब, एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है दोनों की, ठीक है, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस में। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ हमारे और इंपॉर्टेंट रिलेशन तब बन जाते हैं जब 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होता है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया जाता है 2015 में। व्हाट इज दिस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट? 2015 में 2015 के पहले ही बहुत सारे ऐसे घुसपैठिए होते थे, ठीक है, कि इधर से इधर चले आते थे, इधर से इधर चले आते थे, या कुछ एरिया थे जो बाउंड्री के ऊपर आते थे, तो पता नहीं चलता था कि एरिया बांग्लादेश में है या उसमें है। कई बार ऐसा होता था, है ना। तो कई लोगों को तो यही नहीं पता था कि वो बांग्लादेशी है कि इंडियंस हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती थी। तो एक लैंड जमीन को लेकर के ट्रीटी हुई, समझौता हुआ, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। 2015 का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कहते हैं। इसमें बांग्लादेश ने 50 ऐसी कॉन्क्लेव इंडिया को वापस की। कॉन्क्लेव का मतलब जमीन का छोटा टुकड़ा, भूमि का छोटा टुकड़ा, ठीक है बच्चों, भूमि का छोटा टुकड़ा, भूमि का छोटा टुकड़ा, याद रखना, क्लियर पॉइंट यहां पे। और भारत ने क्या वापस किया? ठीक है, 111 कॉन्क्लेव वापस किए, 111 कॉन्क्लेव वापस किए। तो भैया हो गया ना जमीन। अब इसे कम से कम 50,000 लोगों को नागरिकता मिली, किसी को भारत की मिली, किसी को बांग्लादेश की मिली, कम से कम 50,000 50,000 लोगों को नागरिकता मिली। यानी कि कितने अच्छे संबंध हो रहे हैं यार भारत को। देखो भारत ने कितना कुछ किया, आपने खाली 50 दिया, आपसे 61 कॉन्क्लेव हम लोगों ने ज्यादा दिया आप लोगों को, समझिए आप इस बात को। यानी अच्छा रिलेशन है हमारा। और यही देख के, ठीक है, आग लगती है किसको? वेस्टर्न कंट्रीज को। यही देख के आग लगती है किसको? चाइना को और पाकिस्तान को। इसके बाद भी अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे रेल लिंक्स है, 6 रेल लिंक्स हैं, ठीक है, हमारे 5 बस रूट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे हमारे वाटरवेज हैं, बहुत सारे हमारे पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, जो कि शेयर करता है बांग्लादेश और भारत एक दूसरे के साथ। ये बहुत सारे ऐसे रिलेशन है। ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो साउथ एशियन जो नेशंस हैं उनमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश भारत का। तो भैया ये बहुत अच्छे रिलेशन है, और इसी रिलेशन को खराब करने की कोशिश की जा रही है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, ठीक है। तो चलिए, मैंने आप लोगों को क्या बता दिया था कि इंटरनेशनल लॉ में आप लोग देखना, ठीक है, ICCPR जो बताया था उसके आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7, इंटरनेशनल लेवल पे तो हम लोग भैया कानून का पालन कर रहे हैं, शेख हसीना को नहीं लौटा सकते हैं, समझिए इस बात को। हाँ, अभी और प्रोसेस चल रही है, उसका अकॉर्डिंग हम बताएंगे आपको। अभी इंटरनेशनल वाला हमने देख लिया तो उसका इतिहास तो नहीं हो पा रहा भाई, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे बांग्लादेश? सर याद करो 2013 और 2016 में हमारे पास क्या हुआ था? एग्रीमेंट हुआ था, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जिसको हम लोग कहते हैं। कौन सी ट्रीटी? एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हम लोग इसको कहते हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है बच्चों, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हम लोग कहते हैं जिसको, कि आप हमारे अपराधियों को वापस करोगे और हम आपके अपराधियों को वापस करेंगे। इंडिया बोल रहा है हाँ यार बात सही है, क्या बात है गुरु है। लेकिन सर आपको 2 और कानून पता होने चाहिए, इनमें एक्सेप्शंस भी तो थे, इनमें एक्सेप्शंस भी तो थे कि किस किस केस में ये कानून मारा जाएगा और किस किस केस में किस किस अपराधियों को हम लोग वापस नहीं करेंगे। वापस करने की जो बात हुई थी ना बांग्लादेश सर, वो क्या हुआ था? ऐसा कोई भगोड़ा, ठीक है, जो आपके यहाँ पे अपराध करके हमारे यहाँ पे आ जाए, या हमारे यहाँ से अपराध करके आपके यहाँ चला जाए, ऐसा कोई भगोड़ा या फिर ऐसा कोई आतंकवादी संगठन, मिलिटेंट्स जो हैं,
उन सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम लोगों ने ये काम किए थे। लेकिन सर आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये जो ट्रीटी हुई थी ना, ये जो समझौता हुआ था ना, इसमें क्राइम को डिफाइन किया गया था। किस तरीके के क्रिमिनल्स आएंगे जाएंगे तो हम लौटाएंगे। सबसे पहले तो आप देखिए सर, ठीक है, कि वो क्रिमिनल्स होने चाहिए, ठीक है, जो कि दोनों देशों में क्रिमिनल माना जाए। जैसे कि मान लो पॉकेट मारना, या फिर एक छोटी सी किसी को थप्पड़ मार देना, है ना, किसी को थप्पड़ मार देना आपके यहाँ पे क्राइम। जैसे मान लीजिए कि, चलिए इसका भी एग्जांपल छोड़िए, बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज जो आपका क्या बोलते हैं, मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक, बुरखा नहीं पहन रहे हो, क्राइम हो गया भाई। भारत में तो नहीं पहनती बुरखा, और वो औरत भाग के भारत में आ जाए और तुम बोले ये क्रिमिनल है, वापस करो। अरे नहीं है हमारे यहाँ क्रिमिनल भाई, हमारे यहाँ बुरखा पहनना मतलब मर्जी है, नहीं पहनना कोई क्रिमिनल नहीं है। तो क्रिमिनल की सर एक डेफिनेशन दी गई थी। पहली डेफिनेशन ये थी कि दोनों देशों में, क्या दोनों देशों में वो क्राइम होना चाहिए, दोनों देशों में वो क्राइम होना चाहिए। आपको पहले तो ये बात पता होना चाहिए, ये आपका एग्रीमेंट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए सर, डुअल क्रिमिनलिटी होनी चाहिए, डुअल क्रिमिनलिटी याद रखना। और क्राइम भी वैसा, और तो ये जो शेख हसीना वाला मुद्दा है, हम देख रहे हैं कि डुअल क्रिमिनल है कि नहीं है, अभी प्रोसेस में है। हालांकि भारत को पता है ये बात, ठीक है, नहीं डुअल क्रिमिनलिटी है। अगर मान लो कोई देश मतलब पद छोड़ के भाग रहा है और उस पर इल्जाम लगे हुए हैं, ठीक है, तो है, भारत को भी अंदर ही अंदर पता है, कहीं ना कहीं शेख हसीना ने भी बोला है कि हाँ उनके सरकार से गलतियां हुई हैं, तो लेकिन बचाना जरूरी है ना, ठीक है। तो ये दोनों देशों में क्राइम है कि नहीं है। दूसरा, जो इल्जाम लगाया गया है ना, उसको इतना बड़ा इल्जाम कम से कम होना चाहिए कि 1 साल तक की तो सजा उसमें हो, 1 साल तक की तो सजा उसमें हो, इतना बड़ा कम से कम तो इल्जाम होना ही चाहिए सर, ठीक है। इसके बावजूद भी आपको बता रहे हैं सर, इसके बावजूद भी यहां पे आपको 2 आर्टिकल याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, कि मैं किस किस बेस पे मना कर सकता हूं आपको शेख हसीना को वापस भेजने से। याद देखिए, पहला तो सर देखिए, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था ना, समझौता हुआ था ना, ठीक है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, उसमें 2 क्लॉज, 2 आर्टिकल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 6, क्या बताता है, पॉलिटिकल ऑफेंस को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्शन होगा, ठीक है, एक्सेप्शन, अवसाद, पॉलिटिकल ऑफेंस इसमें नहीं आएगा। पॉलिटिकल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, अपराध, यानी कि राजनीतिक अपराध, राजनीतिक अपराध, राजनीतिक अपराध इसमें इस समझौते में नहीं आएगा, जो कि 2013 और 16 में हुआ था। अब राजनीतिक अपराध क्यों नहीं आएगा सर, देखिए, हर एक रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी को अपराधी ठहराती है। आप तो बोल दो अरे इस पे फांसी पे चढ़ाओ, फांसी पे चढ़ाओ। भाई शेख हसीना को हो सकता है कि आप रूलिंग पार्टी में हो, आप रूलिंग पार्टी में हो, ठीक है, आप इस वजह से ये राजनीतिक अपराध बता रहे हो, उनको बता रहे हो ना, आप राजनीतिक अपराध बता रहे हो सर, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी में हो, ठीक है। तो हमने सर पॉलिटिकल ऑफेंस को इस लिस्ट में नहीं रखा था, आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि एक नेता है, पॉलिटिकल पार्टी से हैं, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी में, इस पे इल्जाम लगा के मरवाने की कोशिश कर रही है, हो सकता है कि साजिश हो। तो सर इसको हम लोगों ने क्या किया था, एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्शन में डाल दिया था, ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये जो आप उस पर इल्जाम लगा रहे हो पॉलिटिकल नेचर का है सर, पॉलिटिकल नेचर का है। इसके अलावा एक आर्टिकल 8 भी है सर, ये भी हम लोगों ने बोला था कि 2013 और 2016 में, 2013 और 2016 में होने वाले समझौता जो हुआ था, उसमें आर्टिकल 8 को भी एक्सेप्ट कर दिया जाए, एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, नहीं रखा जाएगा। और आर्टिकल 8 में क्या दिया गया, जो आप सजा सुनाए हुए हो, क्रिमिनल बता रहे हो, उस पर आपकी मंशा क्या है उसको वापस बुलाने की, आपकी मंशा क्या है उस व्यक्ति को वापस बुलाने की, ठीक है, याद रखना। कहीं आपका जो मंशा है, मंसूबे हैं, अच्छे तो नहीं लग रहे हैं। अगर आपके मंसूबे अच्छे नहीं हैं, जैसे कि कोई क्रिमिनल गया, आप उसको बुला के बीच चौराहे पे बोलो हम तो कटवा देंगे, जैसे बहुत सारे इस्लामिक कंट्री में क्या होता है, चौराहे पे रख के पत्थर मारे जाते हैं, आपके मन से बहुत खराब है, मंसूबे बहुत खराब है, तो भी हम आपको नहीं देंगे। हम दोनों के बीच में हुआ था ना ये डील तो सर, ठीक है। उसके बाद ये इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप मंसूबे ठीक नहीं रख रहे हो तो आपका भैया जस्टिस, न्याय करने का इरादा तो नहीं है, आपका इरादा क्या है, बदला लेने का, रिवेंज का। तो सर आप याद रख लीजिए, ये जो ट्रीटी हुई थी, समझौता हुआ था 2013 और 2016 में, आर्टिकल नंबर 6 और आर्टिकल नंबर 8 यही बताता है कि हम आपको नहीं भेजेंगे, हम नहीं भेजेंगे सर, ऐसा कह सकता है भारत,
कहा नहीं है भारत ने भी, क्योंकि भारत बैलेंस करके रखना चाहता है। बोल रहा है सर मैं कानून देखूंगा, लीगल देखूंगा। कानून में क्या देखेगा? यही सब कुछ देखेगा भारत अभी, देख रहा है। हालांकि देख तो सब कुछ पहले भारत चुका ही है, लेकिन क्या अभी शेख हसीना को थोड़ा बचाने की कोशिश की जा रही है। बोल रहा है कि करेंगे तो ना, अभी हाँ बोल रहा है भारत, अभी ना बोल रहा है। इन्हीं की स्टडी में लगा हुआ है भारत, ठीक है, इन्हीं की स्टडी में भारत लगा हुआ है, यह बात आपको याद रखनी है। तो आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 बचा रहा है अभी शेख हसीना को, ठीक है। चलिए कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो क्या एक्स्ट्राडिट करेगा भारत, या करना चाहिए भारत को, या हो चुका है कुछ ऐसा डिसीजन? तो ये देखिए, भारत लीगली तो हाँ करना चाहिए भाई, लेकिन इंडिया मना भी कर सकता है। और इंडिया मना करेगा तो किस बेस पे मना करेगा? तो इंडिया मना करेगा तो बेस पे मना करेगा लैक ऑफ गुड फेथ, जैसा कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 8 का इस्तेमाल करते हुए इस समझौते का मना कर सकता है भारत। भैया आपके इरादे नेक ना लग रहे, ठीक है, मना कर सकता है। उसके बाद आप जस्टिस करने के लिए नहीं भाई साहब, ठीक है, आप जस्टिस करने के लिए नहीं, आप बदला लेने के लिए, आप रिवेंज लेने के लिए कर रहे हो, तो सर मैं आपको मना कर सकता हूं शेख हसीना को वापस करने से। लेकिन हाँ, अभी हमारी कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि मना करना है कि नहीं करना है दोस्तों। तो ये जो अभी लेक्चर चल रहा है, ठीक है, इसमें मैं आपको सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, शेख हसीना को भारत इसलिए ही, ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इसलिए वापस नहीं कर रहा क्योंकि शेख हसीना जाएंगी ना तो इनको मार दिया जाएगा, इनको मार दिया जाएगा तो इलेक्शन नहीं होंगे और हफरा तफरी सूब मचेगा। इलेक्शन नहीं होंगे तो रहमान यूनिस सर हैं वही बने रहेंगे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, और वो चमचे हैं चाइना के, वो चमचे हैं पाकिस्तान के, वो चमचे हैं अमेरिका के, और वो पूरा इंडिया के खिलाफ चला जाएगा। तो यहां पे अपना दिमाग का इस्तेमाल करके इंडिया इन सारी चीजों का जवाब दे रहा है धीरे धीरे। ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत उमड़ गया कि भाई शेख हसीना को के लिए कि चलो भैया इनको चलो बचा लेते हैं। हमारा क्या फायदा उनको बचा के? हमारा कोई फायदा नहीं है। उनपे तो 1400 लोगों को मारने का, 1400 लोगों के हत्या का इल्जाम है। हम क्यों बचा रहे हैं? हम नहीं बचाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमको बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं हुए भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ये बांग्लादेश देखते देखते चाइना का, यूएस का और पाकिस्तान का मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, फोर्सेस का बेस बन जाएगा, और बिल्कुल बॉर्डर चिपका हुआ है बांग्लादेश का भारत के साथ। तो ये सरकार का एक इंपॉर्टेंट मूव है जो मुझे आप लोगों को बताना था, मुझे आप लोगों को आइडिया देना था, क्लियर करना था ये पूरी की पूरी बात को कि नहीं भाई ये सिस्टम है, ठीक है, ठीक नहीं चल रहा है जो बांग्लादेश में है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। लेकिन इसके पीछे छोटा गेम नहीं है, बहुत बड़ा गेम है। इस पूरे बड़े गेम को मुझे आप लोगों को समझाना था। चलिए इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स के लिए जुड़े रहे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, राउस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना बच्चों, इस तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। जय हिंद।